हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है एज ऑफ रिवाइवल। इसके बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना देर किए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी टॉपिक है एज ऑफ रिवाइवल। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो है एज ऑफ चाउजर, जो कि थी 1340 से 1400 तक की। और एज ऑफ चाउजर के बाद आती है हमारी एज ऑफ रिवाइवल, जो कि है 1400 से 1550 तक। तो चलिए देखते हैं। एज ऑफ रिवाइवल को हम इस नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम चाउजर टू स्पेंसर, अर्ली रेनेसा और अर्ली ट्यूडर, एज आफ्टर चाउजर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इन 4-5 टॉपिक में से जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि एज ऑफ रिवाइवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। एज वी ऑल नो दैट द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज बिंग डिवाइडेड इनटू मेजर 3 पार्ट्स। तो हम सभी जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंग्लो नॉर्मल पीरियड, दूसरा है एज ऑफ चाउजर और तीसरा है फ्रॉम चाउजर टू स्पेंसर। तो फ्रॉम चाउजर टू स्पेंसर भी एज ऑफ रिवाइवल ही है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रिवाइवल एंड अर्ली रेनेसा। तो इस एज को एज ऑफ रिवाइवल और अर्ली रेनेसा के नाम से भी हम सभी जानते हैं। This period is named as Age of Revival because in this period the study of Roman and Greek literature started again, which was suppressed after 400 AD। तो एज ऑफ रिवाइवल को हम एज ऑफ रिवाइवल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस एज में वापस से रोमन और ग्रीक लिटरेचर की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी, जो कि कहीं ना कहीं 400 AD के बाद बंद कर दी गई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसा, और इस एज को हम लोग पीरियड ऑफ रेनेसा के नाम से भी जानते हैं बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसा हैज़ स्टार्टेड इन दिस पीरियड। और क्यों की जानते हैं? क्योंकि रेनेसा की डेवलपमेंट इस एज में कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी, इसलिए हम एज ऑफ रिवाइवल या एज आफ्टर चाउजर को एज ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। रेनेसा मीन्स रिबर्थ, और रेनेसा का अर्थ है रिबर्थ, यानी कि फिर से जन्म लेना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए देखते हैं। रिवाइवल बेसिकली मीन्स चेंज, और रिवाइवल का मतलब होता है चेंज। द सेंचुरी एंड अ हाफ आफ्टर द डेथ ऑफ चाउजर इज मोस्ट वेलकॉनिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाउजर एज हमारा वन ऑफ द फेमस पीरियड था मिडिल इंग्लिश पीरियड का। तो चाउजर के डेथ के बाद 1.5 साल लगभग वॉल्केनिक पीरियड के नाम से कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। मिनी पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस टुक प्लेस। तो बहुत सारे पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस इस एज ऑफ रिवाइवल में हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या। द 3 चीफ ऑफ देम आर एज फॉलोज। और जितने भी चेंजेस हुए हैं उनमें से जो 3 बहुत ही फेमस और चीफ है, मेन है, उन्हें देखते हैं हम। तो पहला है अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन यूरोप बाय जोहानस गुटेनबर्ग इन 1450। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, पहला है हमारा अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट किया गया था जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा यूरोप में 1450 में, एंड वॉज बॉट इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। और इसे इंग्लैंड में 1476 में लाया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा। टू मेजर थिंग हैपन्स ड्यू टू द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। और जब प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आई तो 2 तरह के चेंजेस आए। क्या क्या? पहले थी इट हेल्प इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन, ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन में हेल्प की थी। और दूसरा थी लिटरेसी रेट इंक्रीज, और दूसरा की लिटरेसी रेट जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। Before the arrival of printing press, there was no literacy source because they were all dependent on church for the answer to their questions। तो जब प्रिंटिंग प्रेस अराइव नहीं हुई थी इंग्लैंड में तो क्या हुआ था कि लिटरेसी सोर्सेज के लिए सारे ही लोग इंग्लैंड के चर्च पे डिपेंडेंट थे। बट व्हेन द प्रिंटिंग प्रेस अराइव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वेर प्रिंटेड। लेकिन जब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई तो बहुत सारे बुक्स प्रिंट हुए, एंड देन द पीपल हैड लिटरेसी सोर्सेज, और तब जाके पीपल के पास लिटरेसी सोर्स आई थी, पढ़ने के लिए कुछ था या अपने जवाब के लिए वो बुक ले लेते थे। दूसरा है हमारा रिफॉर्मेशन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मूवमेंट वॉज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था एज ऑफ रिवाइवल में वो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। दैट वॉज लेड बाय मार्टिन लूथर, और जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा लेड किया गया था, अ जर्मन मॉन्क, और वो एक जर्मन मॉन्क थे।
इट वॉज स्टार्टेड इन जर्मनी एंड देन इट वॉज मूव टू इंग्लैंड। तो पहले ये जर्मनी में शुरुआत हुई थी इनकी और फिर धीरे धीरे वो इंग्लैंड में चली गई। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रिफॉर्मेशन, इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ कैथोलिक चर्च। द क्लर्जीमैन स्टार्टेड टू टेक मनी इन टर्न ऑफ इंडल्जेंस। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जो कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में किया गया था। कैथोलिक चर्च के कुछ बहुत ही गलत व्यूज़ थे जो कि लोग नहीं मानना चाहते थे, तो मार्टिन लूथर ने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट बनाए थे। तो जो क्लर्जीमैन थे वहाँ के, जो लोगों को दिक्कतें का क्वेश्चंस का आंसर देते थे या दिक्कतों का सोल्यूशन देते थे, वो सोल्यूशन के बदले में पैसा लेने लगे थे, फिरौती लेने लगे थे। Martin Luther wrote 95 theses later and nailed it to the church in Wittenberg to put the rules and regulations of Reformation movement. तो मार्टिन लूथर जो थे वो 95 लेटर का जो है एक लेटर लिखे थे और विटनबर्ग के चर्च में उन्होंने उसे कील से वहाँ पर लगा दिया था, जो कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को दर्शा रहा था। तो तीसरा जो बहुत बड़ा चेंज आया था इस एज में वो था द वॉर ऑफ रोजेस। Other important event that took place was the War of Roses from 1455 to 1485। तो जो War of Roses की शुरुआत हुई थी 1455 से और ये 1485 तक चला था। The War of Roses was between two major English royal families whose emblem was rose। तो ये दो रॉयल फैमिलीज के बीच में इसकी वार हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, जिसके एम्बलम रोज थे, जिसको जो एम्बलम हम कह सकते हैं जो डिनोट करता है एक टीम को, वो रोजेस था। तो इसमें दो टीम थे, दो रॉयल फैमिलीज थे, हाउस ऑफ यॉर्क जिनका एम्बलम था वाइट रोज और हाउस ऑफ लैंकास्टर्स जिनका एम्बलम था रेड रोज। हेनरी 7 जो कि लैंकास्टर थे डिफीटेड रिचर्ड 3 यॉर्क। तो हेनरी 7 जो कि लैंकास्टर थे उन्होंने रिचर्ड 3 जो यॉर्क थे उन्हें हरा दिया इन 1485 एंड दिस वाज द फाइनल स्टेज ऑफ वॉर ऑफ रोजेस। तो जब हेनरी 7 ने रिचर्ड 3 को 1485 में हरा दिया था तो ये था अंत हुआ था इसका तभी वॉर ऑफ रोजेस का। हेनरी ट्यूडर 7 जो कि लैंकास्टर थे वो शादी करते हैं, मैरिड द डॉटर ऑफ यॉर्क, तो वो किसी यॉर्क की बेटी से शादी करते हैं एंड हेंस द ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्टेड, और तभी ट्यूडर डायनेस्टी हमारी की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। तो यहाँ पर लिस्ट है ट्यूडर डायनेस्टी का, तो चलिए देखते हैं। हेनरी 7 1485 टू 1509। तो हेनरी 7 यहाँ के फर्स्ट रूलर थे ट्यूडर डायनेस्टी के, जिन्होंने किया था शासन पर रूल, वो थे 1485 से 1509 तक। सो ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम हेनरी 7 ऑनवर्ड्स, और हेनरी 7 ही हम जानते हैं कि पहले थे हमारे ट्यूडर डायनेस्टी के रूलर। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। दूसरे हैं हमारे हेनरी 8 जो कि इनके बेटे थे, जो कि 1509 से 1547 तक रूल करा था इंग्लैंड को इन्होंने। ही मैरिड 6 टाइम इन ऑर्डर टू हैव अ सन। तो इन्होंने 6 बार शादी करी थी एक बेटा पाने के लिए। फर्स्ट वाइफ, उनकी पहली वाइफ थी कैथरीन क्वीन ऑफ आगन, जिनसे उनकी बेटी हुई थी द मैरी द फर्स्ट। और सेकेंड वाइफ थी उनकी क्वीन एन बोलीन, जिनसे उनकी दूसरी बेटी हुई थी एलिजाबेथ द फर्स्ट। और तीसरी वाइफ थी उनकी जेन सर्मर, जिनसे उनको एक बेटा हुआ था जिनका नाम था एडवर्ड 6। और भी उनकी 3 वाइफ थी। एडवर्ड 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट रूलर ये थे हमारे 1547 से 1553 तक उन्होंने रूल किया था इंग्लैंड को। ही सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 ग्रुप्स थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। तो एडवर्ड 6 ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा था। मैरी द फर्स्ट, इन्होंने रूल किया था 1453 से 1558 तक। शी वॉज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ ब्लडी मैरी, और उन्हें ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता था। उनके 2 कारण थे, बिकॉज सी सपोर्टेड कैथोलिज्म, और क्योंकि वो कैथोलिक्स को सपोर्ट करती थी, एंड एग्जीक्यूटेड प्रोटेस्टेंट्स, और उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को मरवाया था, इसलिए उन्हें ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ द फर्स्ट, जिन्होंने रूल किया था इंग्लैंड को 1558 से 1603 तक। सो सी सपोर्टेड बोथ, हालांकि इन्होंने दोनों ही को सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को। सी वॉज न्यूट्रल फॉर बोथ कैथोलिक एज वेल एज फॉर प्रोटेस्टेंट्स, ये दोनों को हमेशा सपोर्ट करती थी, और शायद इसलिए इनके एज में बहुत तरक्की हुई थी, और इन द एलिजाबेथन एज को हम द गोल्डन एरा मानते हैं। तो बात है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है
मेजर राइटर्स। सम ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज आर एज फॉलोज। तो कुछ बहुत ही गिने चुने जो फेमस राइटर हैं इस एज के, उनके नाम हम देखते हैं। तो पहले है हमारे थॉमस मोर। ही वॉज एन इंग्लिश लॉयर, वो एक इंग्लिश लॉयर थे। सोशल फिलोसोफर थे। एन ऑथर, एक ऑथर भी थे, बुक लिखते थे। एंड नोटेड रेनेसा ह्यूमनिस्ट, और रेनेसा में इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था। ही रोट यूटोपिया, पब्लिश इन 1516। उन्होंने एक बुक लिखी थी यूटोपिया, जो कि पब्लिश हुई थी 1516 में। लेटर ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हेनरी VIII, और बाद में वो हेनरी VIII के द्वारा मारे गए थे। यूटोपिया 1516 डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, और इनकी इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड करा था इन्होंने। पहली का नाम था डायलॉग ऑफ काउंसिल, और दूसरे बुक का नाम था डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया। दूसरे राइटर है हमारे थॉमस वेट। ही वॉज ए इंग्लिश पॉलिटिशियन, और वो एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे। एन एम्बेसडर, और वो एक एम्बेसडर थे। एनी लिरिक पोइट, और वो एक लिरिक पोइट भी थे। सॉरी, एंड होगा यहाँ पर, एंड लिरिक पोइट, और वो लिरिक पोइट थे। ही इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में तो पहली बार सोनेट लिखा था वो इन्होंने ही लिखा था। तीसरे है हमारे थॉमस एलियट। He translated Latin words into English and made a dictionary which was the first English dictionary। तो इन्होंने लैटिन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, और पहली इंग्लिश डिक्शनरी इन्होंने ही बनाई थी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दैट, और पहली डिक्शनरी के नाम से ही इन्हें जाना जाता है कि थॉमस एलियट ने हमारे लिए पहली डिक्शनरी बनाई थी लैटिन वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो चौथे राइटर है हमारे विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर, और ये एक इंग्लिश स्कॉलर थे। who became a leading figure in Protestant Reformation, और Protestant Reformation मूवमेंट में इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। He is well known for his translation of the Bible from Latin to English, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान, और कह सकते हैं कि माना जाता है कि बाइबल को इन्होंने लैटिन में इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट करा था। He was influenced by मार्टिन लूथर, और वो मार्टिन लूथर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। He was also executed by Henry VIII, और बाद में विलियम टिंडेल को भी हेनरी VIII ने मार दिया था। फिफ्थ राइटर है हमारे हेनरी हावर्ड। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रेनेसा पोइट्री, और इंग्लिश रेनेसा के टाइम में जो पोइट्री लिखी जाती थी उनके ये पहले फाउंडर थे। एक उनमें से एक फाउंडर थे। एंड ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय किंग हेनरी VIII, और इनकी भी बाद में हत्या कर दी गई थी किंग हेनरी VIII के द्वारा। ही स्टार्टेड राइटिंग इन ब्लैंक वर्ड्स विद आयम्बिक पेंटामीटर्स, और इन्होंने ही स्टार्ट करा था ब्लैंक वर्ड्स और आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखना पहली बार। तो ब्लैंक वर्ड्स और आयम्बिक पेंटामीटर्स एक पोइटिक डिवाइस है जो लोग अपने कविताओं या फिर जो भी राइटिंग्स वो लिखते हैं ड्रामा वगैरह में वो यूज़ करते हैं। तो ये पहली बार इन्हें यूज़ किया था उन्होंने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आई हो और आपके सिलेबस की हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ आगे और भी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।